हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी पर। आज हम सीपीसी का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो सेक्शन 94 में डिफाइन किया गया है, जो हमारा है अंतरिम आदेश। अंतरिम आदेश वे आदेश होते हैं जो वाद के दौरान अदालत पास करती है ताकि अंतिम निर्णय आने तक पक्षों के अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई केस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आता है तो जो कोर्ट होता है वो स्टे लगा देती है ताकि जिस पार्टी के ऊपर केस हुआ है यानी डिफेंडेंट उस पार्टी वो जो प्रॉपर्टी है उसे सेल ना कर सके, ना उस पर नव निर्माण कर सके। ठीक है, तो उसे रोक दिया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है ताकि जो वादी है उसके अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, और धन संबंधी मामलों में अदालत प्रतिवादी को रोक लगा देती है कि वो देश से छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, जब तक वो चल रहा है, केस चल रहा है, उसे देश के अंदर ही रहना पड़ेगा। तो इस तरीके के प्रतिबंध लगाने का आदेश जो दिए जाते हैं वो अंतरिम आदेश होते हैं जब तक कि निर्णय नहीं आ जाता है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंतरिम आदेश। वादकालीन आदेश यानी अंतरिम आदेश वे आदेश होते हैं जो न्यायालय द्वारा वाद के दौरान पारित किए जाते हैं, जो उस वाद को विषय वस्तु को संरक्षण से संबंधित होते हैं। यह आदेश ना तो वाद की विषय वस्तु से संबंध में पक्षों के मौलिक अधिकारों का निपटारा करते हैं और ना ही उस वाद को समाप्त करते हैं। इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं कि अदालत द्वारा दिया गया वह अस्थायी आदेश जो मुकदमे के दौरान दिया जाता है ताकि वाद के खत्म होने से पहले न्याय निश्चित किए जा सके, वो हमारे अंतरिम आदेश कहलाते हैं। अब देखते हैं इसके हम उद्देश्य। तो ये होता है पार्टीज यानी पक्षों के अधिकारों की सुरक्षा करना, एविडेंस यानी साक्ष्यों की सुरक्षित करना, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति को नुकसान से बचाना, लॉस यानी किसी भी पक्ष को अनावश्यक नुकसान होने से रोकना। तो पक्षों के अधिकारों को सुरक्षा से मतलब हमारा ये है कि जब भी कोई वादी प्रतिवादी पर वाद करता है तो वो किसी रीज़न से करता है, कोई कारण होता है, तो उस कारण से अगर वो संपत्ति से रिलेटेड है तो वो संपत्ति को बेच ना दे, बेच के भाग ना जाए या उसको नुकसान ना पहुंचा दे। ठीक है, तो इसीलिए अंतरिम आदेश पास किए जाते हैं यानी स्टे लगा दिया जाता है। इसी आपने देखा होगा बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के जो केसेस आते हैं, सबसे पहले जो उसके अंदर किया जाता है, आदेश दिए जाते हैं, वो होता है स्टे। स्टे लगा दिया जाता है, ना तो व्यक्ति उस जो प्रॉपर्टी है उसे बेच सकता है और ना ही उसको छोड़कर जा सकता है। साक्ष्यों को सुरक्षित रखना। अभी जब भी कोई मैटर जाता है, चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे वो सिविल हो, अब जो साक्ष्य होते हैं वो कोर्ट में पेश किए जाते हैं। जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो दस्तावेज होते हैं वो कोर्ट में पेश कर दिए जाते हैं ताकि चाहे उनकी कॉपी ही पेश की जाए, वो इसलिए पेश की जाती है ताकि उन दस्तावेजों के साथ में बाद में कोई छेड़छाड़ ना हो सके, क्योंकि कॉपीज तो कोर्ट के पास है तो वो उससे पता लगा लेगी कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स बाद में सबमिट किए गए हैं उसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। अब है संपत्ति के नुकसान से बचाना। कई बार मुकदमों में ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी को नुकसान भी पहुंचा दिया जाता है पक्षों के द्वारा। एक पक्ष दूसरे पक्ष के अधिकारों का हनन करने के लिए वो प्रॉपर्टी को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो उससे बचाने के लिए भी अंतरिम आदेश पास किए जाते हैं। और किसी भी पक्ष को अनावश्यक नुकसान होने से रोकना। इससे क्या होता है, जो अंतरिम आदेश दिए जाते हैं इससे दोनों पार्टियों के जो अधिकार होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, इससे नुकसान नहीं पहुंचता अधिकारों को, इसलिए ये आदेश पारित किए जाते हैं। अब है अंतरिम आदेश अंतिम निर्णय नहीं होता है। ये तो क्लियर हो गया है कि अभी वाद चल रहा है कोर्ट के अंदर, उसका अभी निर्णय नहीं दिया गया है। ये जो आदेश है वो अंतरिम है आदेश है, यानी अंदर है, ये अस्थायी होते हैं, ये परमानेंट आदेश नहीं होते, ये अस्थायी होते हैं। कोर्ट अपने हिसाब से इसे वापस भी ले सकता है। उदाहरण देख लेते हैं हम कि ए और बी के बीच में जमीन का विवाद चल रहा है। बी जमीन बेचने की कोशिश कर रहा है, तब अदालत ने आदेश 39 के अंतर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश दिया। ठीक है, अब इसके हम टाइप देख लेते हैं कि अंतरिम आदेश के टाइप क्या होते हैं। तो सीपीसी में कई प्रकार के अंतरिम आदेश दिए जाते हैं, जैसे कि अस्थायी निषेधाज्ञा। ठीक है, ये आदेश जिनमें प्रारंभिक निषेधाज्ञा और अस्थायी निरोधक आदेश शामिल हो सकते हैं, किसी भी पक्ष को कुछ कार्रवाई करने या अंतिम निर्णय होने तक यथास्थिति को बदलने से रोकते हैं। ये वही है कि स्टे लगा देना, ना तो उस बिल्डिंग पे और बना सकते हैं, ना उस घर को तोड़ सकते हैं, ना उसको बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये आदेश आने के बाद में वो प्रॉपर्टी जैसी कंडीशन में है वैसी ही कंडीशन में रहेगी जब तक कि उसका अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है।
उसके बाद है रिसीवर की नियुक्ति। न्यायालय मुकदमे की विषय वस्तु संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए एक रिसीवर की नियुक्ति करते हैं। वह संपत्ति को संभालने के लिए एक व्यक्ति जो उसके मूल्य और आय को सुरक्षित रखता है। एक रिसीवर नियुक्त किया जाता है कोर्ट के द्वारा, जिससे कि वो जो प्रॉपर्टी है उसकी देख रेख करते रहते हैं, वहाँ पे जांच पड़ताल करते रहते हैं कि ये सेल तो नहीं की, इस पर कुछ बनाया तो नहीं है, ये निरीक्षण करते ही रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम थर्ड, स्टे ऑर्डर यानी स्थगन आदेश। ये स्टे ऑर्डर वही है, वे आदेश जो कानूनी कार्रवाई, अपील और निर्णय के प्रवर्तन को निलंबित करते हैं। ठीक है, स्टे लग जाता है किसी भी प्रॉपर्टी पे तो उसमें ना तो निर्माण हो सकता है ना उसे बेचा जा सकता है, ये स्टे हो जाता है, यानी रोक लगा देना, प्रतिबंध कर देना उसको। अब है फोर्थ है निर्णय से पूर्व कुर्की, यानी मामलों के निर्णय होने से पूर्व प्रतिवादी की संपत्ति जब्त करके वादी के दावे को सुरक्षित करने का आदेश देना। फिफ्थ हमारा खोज आदेश है, ये किसी भी पक्ष के मामले से संबंधित जानकारी या दस्तावेजों का खुलासा करने के लिए बाध्य करते हैं, जैसे कि दस्तावेज प्रस्तुत करना और गवाही के लिए गवाह उपलब्ध कराना। अब है अंतिम आदेश क्यों आवश्यक होते हैं, तो अब इनकी इंपॉर्टेंस देखते हैं कि अपूर्णीय क्षति को रोकना। ये आदेश किसी भी पक्ष को अंतिम निर्णय आने से पहले होने वाले नुकसान से बचाते हैं, जैसे कि किसी भी संपत्ति को बेचने से रोकना या पति पत्नी की वित्तीय सहायता देना। सेकंड है निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना। ये आदेश प्रक्रियात्मक निष्पक्षता बनाए रखते हैं और दोनों पक्षों के अधिकारों की रक्षा भी करते हैं, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि अंतिम निर्णय किसी भी पक्ष को अनुचित लाभ या हानि पहुंचाए बिना लिया जा सकता है। अब इसमें थर्ड देखते हैं न्यायालय की दक्षता बढ़ाना। मैं ये आगे डिफाइंड इसलिए नहीं कर रही क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है वो बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आपको आराम से जो मैं पढ़ रही हूँ वो समझ में आ रहा है। जहाँ मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए डिफाइन करके, वहाँ मैं क्लियर बताती जा रही हूँ। ठीक है, अगर इसके बाद भी आपको कुछ भी डिफिकल्टीज है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझसे। ठीक है, न्यायालय की दक्षता बढ़ाना यानी ऐसे आदेश अदालत को अधिक कुशलता से काम करने से में सक्षम बनाते हैं, क्योंकि वे महत्वपूर्ण मुद्दों को जल्दी संबोधित करते हैं, बजाय इसके कि वे केवल अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करें। अब इससे हम देखते हैं उदाहरण। धन संबंधी वाद में यानी मनी सूट में क्या होता है कि ए ने बी पर 5 लाख रुपए का दावा किया। अब अदालत को शक है कि बी अपनी संपत्ति को बेचकर भाग सकता है। तब अदालत ऑर्डर 38 यानी ऑर्डर 38 रूल 5 आदेश 38 और नियम 5 के तहत आदेश देगी कि बी की संपत्ति को अस्थायी रूप से यानी रोक लिया जाए, अटैच कर लिया जाए। ठीक है, ये होगा उसका अंतरिम आदेश। क्या अंतरिम आदेश को चुनौती दी जा सकती है यानी उसे चैलेंज किया जा सकता है, तो हाँ किया जा सकता है। कुछ अंतरिम आदेशों को चुनौती दी जा सकती है। अंतिम डिक्री के खिलाफ अपील में ऐसे आदेशों को चुनौती दी जा सकती है यदि वे ऐसी प्रकृति के हों जो वाद के अंतिम परिणाम को प्रभावित करते हों। ठीक है, अगर कोई भी आदेश ऐसा है जिससे आप वो प्रॉपर्टी या वो धन संबंधी जो भी वाद है वो इफेक्ट कर रहा है, उसके ऊपर कुछ वो इफेक्ट पड़ रहा है, प्रभावित हो रहा है, तो उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अंतिम डिग्री के विरुद्ध अपील। अब यदि अंतरिम आदेश ऐसा है जो मामले के अंतिम निर्णय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, तो उसे अंतिम डिग्री के खिलाफ अपील की चुनौती दी जा सकती है। ये अधिकार सभी को दिए गए हैं कि अगर कभी भी कोई वाद होता है जिसका निर्णय आता है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों पार्टियां तो विजयी होंगी नहीं, दोनों का निर्णय एक के फेवर में जाएगा, एक के अपोजिट जाएगा। तो जिसके अपोजिट में जाएगा अगर वो खुश नहीं है तो वो अपील कर सकता है, वो संतुष्ट नहीं है न्यायालय के निर्णय से तो वो आगे न्यायालय में अपील कर सकता है। सेकेंड है सीमित पुनरीक्षण यानी रिवीजन। कुछ परिस्थितियों में न्यायालय पुनरीक्षण की शक्ति का उपयोग कर सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यह आमतौर पर अंतरिम आदेशों के लिए लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं अंतरिम आदेश, इनके खिलाफ नहीं कर सकते हैं कोई भी रिवीजन का जो आपको आदेश वो दिया गया है राइट, उसके लिए आपको जो भी राइट्स ये रिवीजन है वो तभी पॉसिबल है, आप उसके लिए कर सकते हैं अप्लाई जब आपका फाइनल जो निर्णय है आ चुका हो वाद का। ठीक है, थर्ड देखते हैं सीपीसी के आदेश 43 में यानी 43 में यह आदेश उन कुछ अंतरिम आदेशों के बारे में बताता है जिनके विरुद्ध अपील की जा सकती है, जो अदालतों को विचारण के अंतिम आदेशों की समीक्षा करने की अनुमति देता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। अब देखते हैं हम निष्कर्ष। अंतरिम आदेश छोटे छोटे आदेश होते हैं जिनका
लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। ये वाद के दौरान पक्षों के अधिकारों की सुरक्षा करते हैं और न्याय की प्रक्रिया को सही दिशा में रखते हैं। अगर ये आदेश ना हो तो कई मामलों में न्याय पाना लगभग असंभव हो जाए। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि मान लो, बस स्टार्टिंग से जो मैंने बोला है वो अभी भी बता रही हूँ कि जब भी कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड वाद कोर्ट में जाता है तो सबसे पहला जो कोर्ट अंतरिम निर्णय देती है, आदेश देती है, वो ये देती है कि आप उस प्रॉपर्टी को ना तो सेल कर सकते हैं, ना उसको बना सकते हैं, जितना बना उतना ही बना रहेगा, और ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए लगा दिया जाता है ताकि जो दोनों पार्टी हैं उनके अधिकार को सुरक्षित रखा जा सके। अगर ऐसा ना करे तो क्या होगा, जो जिसने वाद किया है वो वाद करता रहेगा और प्रतिवादी क्या करेगा, प्रॉपर्टी को बेच के भाग जाएगा, पैसे लेके भाग जाएगा, आप उसे ढूंढते रहिए। उससे क्या होगा, न्यायालय का समय बर्बाद होगा। पहले तो उस व्यक्ति को ढूंढना जाएगा, तब उसके बाद में वो वाद आगे बढ़ेगा। इससे टाइम, बहुत सारी चीज़ें वो बच जाती हैं। अगर ऐसे आदेश ना हो तो मामलों को न्याय पाना असंभव हो जाता है। सिंपल सी बात है। अब अंतरिम आदेशों का ऐतिहासिक मामले देखते हैं हम। पहला है अर्जुन सिंह बनाम मोहिंद्र कुमार। ये माना गया कि किसी भी मामले को निर्णय के लिए सुरक्षित रख लेने के बाद अगर कोई भी अंतरिम आवेदन स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। एक बार जब जो भी आदेश दे दिया गया है उसके बाद में कोई नया आदेश नहीं दिया जाएगा। सेकंड है भारतीय पर्यावरण कानूनी कार्यवाही परिषद बनाम UOI। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आवेदनों के दुरुपयोग के लिए 10 लाख का जुर्माना लगाया है। कोई भी जो भी आदेश कोर्ट द्वारा अंतरिम आदेश पास किए जाएंगे, अगर उसका कोई मिसयूज करता है तो उसके लिए जुर्माना भी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज अंतरिम आदेश जो हमने पढ़ा है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई करूँगी। एंड अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने जैसे स्टूडेंट्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज नेक्स्ट मंथ से एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। राधे राधे।